जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पीआरटी की प्रैक्टिस सेट जो कि किरण पब्लिकेशन की है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की परीक्षा देने जा रहे हो या अभी से ही बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करने जा रहे हो तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो 1 से 40 तक जो क्वेश्चन है दोस्तों वह मैथ और रीजनिंग का दिया हुआ है। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं टेलीग्राम पर लोड कर दूंगा, तो वहां से आप जाकर इन 40 जो क्वेश्चन दिए गए मैथ और रीजनिंग के वो आप बना लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर जीके जीएस से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है उससे वीडियो की शुरुआत करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आना या खांसी के उठने का कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखना है कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है। तो भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश कर जाना। तो भोजन के कण जब श्वास नली में प्रवेश कर जाता है हमारे, तो क्या होता है, अचानक हमें हिचकी और खांसी उठने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है क्योंकि। तो जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को हम चाशनी में प्रतिरक्षित करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि चाशनी जो होता है वह जीवाणु कोषों में जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। इसलिए हम लोग जैम या जो भी मुरब्बा हम बनाते हैं उसमें हम लोग चाशनी को प्रतिरक्षित के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मृत सागर की अगर बात करें तो यह इजराइल, याद रखना है जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित यह मृत सागर है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछली छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। तो तालाबों में मछली को क्यों छोड़ा जाता है, तो मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती है, इसलिए मलेरिया की रोकथाम के लिए हम तालाबों में मछलियों को छोड़ते हैं दोस्तों। और इसके लिए एक मछली फेमस है, कौन सा, तो गैम्बूसिया, याद रखना है। गैम्बूसिया जो मछली है उसको हम लोग तालाबों में छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, ताकि वो मच्छरों के लार्वा जो होता है उसको वो खा सके। मलेरिया के बारे में आपको याद रखना है कि यह प्रोटोजोवा से होने वाला क्या है, रोग है। और इसका जो वाहक होता है कौन होता है, तो इसका वाहक होता है मादा एनाफ्लीज, याद रखना, मादा एनाफ्लीज जो होता है इसका वाहक होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है। और मलेरिया के उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिनकोना की छाल से हम इसका क्या करते हैं, औषधि बनाते हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा, याद रखना, अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए, एक मिनट दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह जो है कम से कम 10 मिलियन वर्ष तक दिखाई देते रहेंगे, क्यों ऐसा होता है, ऐसा पूछा जा रहा है कि क्यों होता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड आपको क्या फैक्ट्स याद रखना है कि 1905 में इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है, कहां पर, तो पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। और 1905 में ही क्या होता है, बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, याद रखना है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले।
रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किनके द्वारा दिया जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किनके द्वारा दिया गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। और मदन मोहन मालवीय को महामना, याद रखना है, महामना की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सम्मेद शिखर जो है दोस्तों, इसे जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ को यहीं पर क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। याद रखना है, निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, सम्मेद शिखर। इसे हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। याद रखना है, पारसनाथ की पहाड़ी के भी नाम से हम इसको जानते हैं। और यह जो है झारखंड के गिरिडीह जिला में है। कौन सा, गिरिडीह जिला में यह अवस्थित है। पावापुरी की बात करें तो पावापुरी किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में, जो कि बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है। और ये जो जैन धर्म के जो थे 24वें तीर्थंकर थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। पार्श्वनाथ की बात करें तो यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये पॉइंट याद रखना है। चंपा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंग महाजनपद की यह राजधानी थी, कौन, चंपा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था, तो 1928 में यह जो है भारत आया था। कब, 3 फरवरी, याद रखना, 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन को गठित किया गया था। और इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे, जो कि सभी के सभी अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। श्वेत कमीशन के नाम से किसे जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलन तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु थे, तो वह बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो नागसेन थे। इस मिलिंद पन्हो में क्या है, तो मिलिंद जो है वह बौद्ध भिक्षु से नागसेन से सवाल पूछते हैं, और नागसेन जो रहते हैं इनके सवालों का उत्तर देते हैं। तो उसी प्रश्न और उत्तर का संग्रह है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना है, मौर्य वंश की स्थापना कब करते हैं, तो 322 ईस्वी में यह मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। कनिष्क के बारे में याद रखना है क्या, कि कनिष्क की 2 राजधानी थी, कौन कौन सा, एक था पुरुषपुर, जिसे हम लोग पेशावर के भी नाम से जानते हैं, और दूसरा था क्या, मथुरा। और हर्ष के बारे में याद रखना है क्या, कि हर्ष चरित्र की रचना किनके द्वारा किया गया था, तो बाण भट्ट के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हर्ष चरित्र की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। याद रखना है, बाण भट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो याद रखना, कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो है दोस्तों समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो याद रखना है ये हैं हरि सेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 में क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था घटना, सभी को मालूम होगा ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बात करें कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बदला गया था, तो 1911 में इसकी घोषणा की जाती है। और 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बन जाता है। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड 2 फैक्ट्स याद रखना है आपको, कि इसकी घोषणा कब किया जाता है और यह लागू कब होता है। तो घोषणा होता है दोस्तों 19 जुलाई
1905 को। और यह लागू कब होता है? तो यह लागू होता है कब दोस्तों? तो यह लागू होता है अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन को लागू किया जाता है। और बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन होते हैं? तो लॉर्ड कर्जन। तो ये पॉइंट याद रखना है। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो मूवमेंट चलाया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग किस मूवमेंट के नाम से जानते हैं? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। तो ये भी फैक्ट्स आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये लागू से रिलेटेड बात याद रखना है दोस्तों कि ये कब लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, एग्जैक्ट डेट याद रखना है। घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनसे रिलेटेड एक और याद रखना है कि इनकी एक पुस्तक है, कौन सा? आनंद मठ। आनंद मठ किनके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकी बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो वह है आनंद मठ। बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम जो गीत गाया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1893 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बात करें दोस्तों 1940 के लाहौर अधिवेशन, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। और बात किया जाए पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो यह है चौधरी रहमत अली। कौन है? चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो थे उस समय के वायसराय थे दोस्तों, याद रखना है आपको। और इस समय जो थे कांग्रेस में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 72 जो प्रतिनिधि थे इसमें उपस्थित थे कांग्रेस की स्थापना के समय। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। और कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो A.O. ह्यूम को दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट्स याद रखना है आपको। इनको शिमला का संत भी हम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में यह जो है भारत पर अटैक करता है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है। न्यूनतम कितनी आयु, न्यूनतम अर्हता कितना है इसका दोस्तों? तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 64 के तहत जो होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। तो यह गलत है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा यह किया जाता है। तो आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकता है। तो राज्यसभा जो है अधिक से अधिक इसे 14 दिन के लिए रोक सकता है दोस्तों, याद रखना है। धन विधेयक के बारे में याद रखना है कि जो धन विधेयक है इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो संविधान के 110 आर्टिकल में है। और धन विधेयक केवल जो है दोस्तों लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, याद रखना है आपको। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका डिसीजन कौन लेता है? तो यह लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह डिसीजन लिया जाता है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में जो है संशोधन के लिए जो विधेयक है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। बात करें संविधान में संशोधन की तो ये किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 368 यानी 368 के तहत यह संशोधन है। और यह शक्ति किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है संसद को, याद रखना है दोस्तों। और संशोधन को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, ग्रहित किया है, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट है मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ियां इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है मीना के साथ, तो याद रखना है कि लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया है। इस कारण से मीना को श्वास लेने में क्या हो रही है दोस्तों, तकलीफ हो रही है। नेक्स्ट है कि लद्दाख लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्यों उठा लेती है, तो ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है, इसलिए जो है दोस्तों ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वाष्पीकरण में जल जलवाष्प में बदलता है, तो सभी तापमानों पर जो है दोस्तों वाष्पीकरण में जल जलवाष्प में बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि एक किसान दंडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है, किस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, वह कहलाती है, तो यह थ्रेसिंग की प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, किसान डंडियों से अन्न को क्या करते हैं, अलग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में पोटासियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, उन्हें कीटाणु रहित करने के लिए। तो जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए हम लोग पोटासियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है, तो KMnO4 होता है। इसको लाल दवा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई, तो 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में दर्ज की गई है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो किस कारण से इस्तीफा दे दिया गया था, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इनके द्वारा जो है दोस्तों इस्तीफा दे दिया गया था। और कृष्ण सिंह के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन की पहली साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया, तो राष्ट्र कवि के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त को जानते हैं। भारत भारती किनकी रचना है, तो याद रखना है भारत जो भारतीय है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत किनकी रचना है, तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, याद रखना है दोस्तों। यशोधरा किसकी रचना है, तो यशोधरा भी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है खाली स्थान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का अर्थ हुआ दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी, जिसे हम लोग ड्राफ्ट समिति जिसे हम लोग किस नाम से, प्राक्कलन समिति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका गठन कब किया गया था। तो याद रखना है ड्राफ्ट कमेटी मसौदा समिति, जिसे हम लोग प्राक्कलन समिति नहीं होगा, प्रारूप समिति के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। और इसका जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। कितने मेंबर थे इसमें, तो 7 मेंबर थे दोस्तों, याद रखना है BR अम्बेडकर को मिलाकर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों वो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, याद रखेंगे। कितना डिग्री पर है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर यह अवस्थित है। कहाँ पर, तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर,
तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। बात करें उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु जो है हमारा कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कौल। कौन सा है, इंदिरा कौल। पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबुथु है, याद है किबुथु। यह कहाँ पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है, तो यह सरक्रिक है, गुजरात में अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है दोस्तों, आपको बताना है। तो मणिपुर जो राज्य की सीमा है दोस्तों वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है, याद रखेंगे। जबकि मेघालय और मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। और कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो याद रखना है, वेस्ट बंगाल है, असम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और कौन कौन सा है, और कौन सा है, मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो हैं दोस्तों बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि मणिपुर जो है दोस्तों बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशील घाटी अवस्थित है। तो पंचशील जो घाटी अवस्थित है वो अफगानिस्तान में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है। भीतरकनिका जो है उड़ीसा में बिल्कुल सही है। वेमनाथ जो है दोस्तों कर्नाटक में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, तो यह केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है। तो मोर के पास जो होता है दोस्तों 4 कक्षीय हृदय होता है। याद रखना है, स्तनधारियों और पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल, यानी 2 आलिंद और 2 निलय। जबकि उभयचर में कितना होता है, तो 3 कोष्ठक होता है, यानी 3 कक्षीय हृदय होता है, याद रखेंगे। और इसका अपवाद है एक कौन सा, याद रखना है, अपवाद है एक कौन सा, तो मगरमच्छ। इसमें कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में, तो 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा खाली स्थान वर्ष में की गई थी। तो 1948 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्पना की घोषणा की गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है शुष्क प्रदेश, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल हो गया वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तो रूस की जो सीमा है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, जबकि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और याद रखना है उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान और कौन कौन सा, याद रखना है, पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान और ईरान, इसकी सीमा जो है दोस्तों अफगानिस्तान से लगती है। तो कौन कौन सा, तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ईरान, इसकी सीमा जो है अफगानिस्तान देश के साथ लगती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो वह है सिंगापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकार के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। आपातकाल की स्थिति में जो है दोस्तों निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है कि आपातकाल की स्थिति में इसे निलंबित किया जा सकता है। इन 2 आर्टिकल को छोड़कर, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आपातकाल की स्थिति में जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कितने प्रकार के आपातकाल हमारे देश में है, संविधान के द्वारा दिया गया है, तो 3 आपातकाल हैं। तीनों आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है, ये जो है दोस्तों राष्ट्रपति शासन से है, याद रखना है। और ये जो है दोस्तों वित्तीय आपात से रिलेटेड है। तो 3 प्रकार के जो हैं दोस्तों आपातकाल हैं हमारे देश में, याद रखेंगे। और आपातकाल की अवधारणा हमने कहाँ से ग्रहण किया, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। तो याद रखना है, नीलम संजीव जो रेड्डी थे दोस्तों, वो राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कभी भी नहीं हुए थे। और इनसे रिलेटेड और भी बात आपको याद रखना है
कि पहले राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये भारत के पहले पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक जो लेखा समिति, जिसे हम लोग लोक लेखा समिति, सार्वजनिक का अर्थ हो गया कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो संसद को प्रस्तुत करती है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? तो 22 मेंबर होते हैं, याद रखना है। 15 मेंबर जो होते हैं लोकसभा के और 7 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के। इसी से रिलेटेड जो है कि संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वह है प्राक्कलन समिति। याद रखना है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं दोस्तों, और ये 30 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में दिया है कि न्याय के समानता। तो ये गलत है दोस्तों। अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत से रिलेटेड है, तो ये तो गलत हो गया। अनुच्छेद 78 जो है दोस्तों भारतीय संविधान संसद के गठन से रिलेटेड है, तो संसद के गठन से नहीं रिलेटेड है। संसद के गठन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो 79 है। और भी याद रखना है 79 आर्टिकल को, 80 को और 81 को। ठीक है, 79 क्या संसद के गठन से है, ये जो है राज्यसभा के गठन से है, और ये जो है लोकसभा के गठन से है, याद रखना है। 78 क्या है? तो यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर क्या करे दोस्तों, अपने दायित्वों का जो निर्वहन करा उसकी सूचना दे। तो ये आर्टिकल 78 है। 352 जो है दोस्तों भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा है। बिल्कुल सही है कि 352 जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से रिलेटेड है, यानी आपात की स्थिति की घोषणा से है। और 3 प्रकार के आपातकाल है। कौन कौन सा? एक राष्ट्रीय आपात है जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। एक अनुच्छेद 356 है जो कोई राष्ट्रपति के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इस आर्टिकल का प्रयोग करके हम लोग लगाते हैं। और वित्तीय आपात जो होता है दोस्तों आर्टिकल 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद जो है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों संसद का अभिन्न अंग होता है, यह भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे? तो यह किस आर्टिकल के तहत दिया गया? तो यह आर्टिकल है अनुच्छेद 350(1) के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो एक विषय है दोस्तों वह समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना है। बात करें सूचियों के बारे में तो जो शेड्यूल हमारा 7th है दोस्तों उसमें 3 सूची दिया गया है। कौन कौन सा याद रखना है? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है दोस्तों समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची में वर्तमान समय में कितना विषय है? 100 विषय है। राज्य सूची में कितना है? 61 विषय है वर्तमान में। और समवर्ती सूची में कितना विषय है? 52 विषय है। संघ सूची में कौन कौन सा आता है? आर्थिक नियोजन आता है। और कौन कौन सा आता है? शिक्षा आता है दोस्तों, जंगल आता है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे आर्थिक नियोजन, शिक्षा, जंगल, ये सब जो है सॉरी दोस्तों, शिक्षा, जंगल और आर्थिक नियोजन यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, याद रखना है दोस्तों। और इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है आपको और भी कवर कर लेना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत और कौन कौन से विषय आते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध हैं, याद रखना है। E = mc² जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। नेक्स्ट है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। तो निकोलस कॉपरनिकस जो है प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। नेक्स्ट है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चुराइजेशन कहा जाता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों, आइए देखते हैं।
वाट, वाट का प्रचालन क्या है, वाट किसकी इकाई है, तो याद रखना शक्ति की इकाई है। नॉट क्या है दोस्तों, तो समुद्री जहाज की गति को हम नॉट में मापते हैं। नॉटिकल माइल क्या है, तो नौ संचालन में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। और कैलोरी क्या है दोस्तों, तो उष्मा की इकाई है क्या, कैलोरी। तो ए की अगर हम बात करें तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, ए का हो जाएगा दोस्तों 4, बी का हो जाएगा क्या 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किस में है, तो यह है ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, बिल्कुल यह सही है दोस्तों। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 3 × 10 पे पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और प्रकाश कैसा तरंग है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखना है, प्रस्थ अनुप्रस्थ यह तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है, तो यह अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखना है, अनुदैर्घ्य यह तरंग है ध्वनि। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक होता है ठोस में, उसके बाद किस में होता है दोस्तों, तरल में यानी लिक्विड में, और उसके बाद सबसे कम किस में होता है, गैस में। नेक्स्ट है, एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की जांच होती है दोस्तों। एनीमिया के एनीमिया के लिए जब हम रक्त का परीक्षण करते हैं तो उसमें हम लोग रक्त में क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए क्या, क्योंकि ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है, तो ग्लूकोज जो होता है शुगर के रूप में हमारे शरीर को क्या देता है दोस्तों, ताकत देता है, इसलिए डॉक्टर के द्वारा नीतू को यह सलाह दिया गया। नेक्स्ट है, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है, तो वनों का वास्तविक दावेदार कौन होते हैं, तो वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, वो वन के वास्तविक दावेदार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहरों में नगर निगम दो प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, एक नीला है एक हरा। हरा में किस प्रकार का कूड़ा डाला जाता है, तो इसमें याद रखना है, गीला जो कूड़ा है वो हरा में डाला जाता है, और जो सूखा कूड़ा है दोस्तों वह नीले डब्बे में डाला जाता है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इन दोनों कूड़े दानों में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक है, विगलित होने वाले यानी बायोडिग्रेडेबल, और विगलित न होने वाले, इसके कारण ऐसा होता है, विगलित का अर्थ हो गया बायोडिग्रेडेबल और विगलित न होने का अर्थ हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है, गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, तो दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास हो जाता है, इसलिए जो है दोस्तों गिद्ध जैसे जो पक्षी हैं बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो प्रेशर यानी दाब बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बढ़ जाता है, ऐसा इसलिए होता है, प्रेशर कुकर में खाना जो है दोस्तों जल्दी पक जाता है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, Na2CO3 होता है इसका फॉर्मूला। कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaOH। नीला थोथा की अगर बात करें तो ये होता है कॉपर सल्फेट, क्या होता है, CuSO4 7H2O, याद रखना है। और हाइपो क्या होता है दोस्तों, तो सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग हाइपो के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2H2O3 होता है इसका फॉर्मूला। तो ए का हो गया दोस्तों 4, बी का हो गया दोस्तों 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 किस में है, तो यह है ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो उच्च संचालन शक्ति है इसमें, इस कारण ऐसा होता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऐसा क्यों होता है, सॉरी, तो पारे में जो होता है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, तो उच्च द्रव्यता इसकी विशेषता है दोस्तों, इसलिए इसका उपयोग हम लोग तापमापी यंत्रों में करते हैं। सॉरी, मैंने इसका आंसर जो है उच्च संचालन शक्ति बता दिया था, सॉरी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन हमारा, एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया क्या बताता है दोस्तों, तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबिया
कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? उभयचर, याद रखना। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो असत्य नहीं है। तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी, यही गलत है। परोपजीवी नहीं बल्कि प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा द्वारा जो है दोस्तों पैदा की जाने वाली एक बीमारी है। राइट आंसर की बात करें, एक होगा। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर जो भाभा हैं वो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो यह जाता है विक्रम साराभाई को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन है? तो विटामिन बी सी जो है दोस्तों जल में घुलनशील होता है, और ए डी ई के जो होता है दोस्तों यह वसा में घुलनशील होता है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है अपोहक, जिसे हम लोग डायलिसिस के भी नाम से जानते हैं। अपोहक हिंदी नाम है, इंग्लिश में इसे डायलिसिस कहा जाता है। इंग्लिश में इसे डायलिसिस कहा जाता है। और ये क्यों होता है दोस्तों? जब किडनी आपका फेल कर जाता है, यानी वृक्क आपका जब फेल कर जाता है तो हम लोग डायलिसिस कराते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पैतृक सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? तो डीएनए उंगली छाप यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पैतृक सिद्ध करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनांक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में है एवं मंदर जो कि बांका में है से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो इसमें प्राप्त लेखों में किसकी जानकारी प्राप्त मिलती है दोस्तों? तो याद रखना है, तो इसमें हमको जानकारी मिलता है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्पकम सुर्खियों में रहा है अपने, तो परमाणु शक्ति परियोजना के कारण जो है दोस्तों कल्पकम जो है सुर्खियों में रहा है, और आपको बताना है यह किस राज्य में है दोस्तों, कमेंट करके। नेक्स्ट है भूमंडलीय उष्णता, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, हिंदी रूपांतरण है इसका। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होगा? सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, गलत है ये। सार्वभौमिक संपर्क बिगड़ चुका है। हिमनद द्रवीभूत होने लगे, यानी हिमनद जो है ग्लेशियर पिघलने लगे, बिल्कुल सही है। समय से पूर्व आम में बौर आने लगा है, यह भी सही है। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा भूमंडलीकरण का, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या पड़ा है? हमारा स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डाल रहा है दोस्तों आधुनिक समय में, याद रखना है। राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये भारत के सरकार का प्रधान स्रोत कौन सा है? तो वह है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था, बिल्कुल सही है। हेरार डॉमर मॉडल पर आधारित था, याद रखना है। हेरार डॉमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था, यह महाल नोबिस, याद रखना महाल नोबिस मॉडल पर यह आधारित था, यह भी सही है। चतुर्थ गलत है दोस्तों। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना चला था वो कब से कब तक चला था? 1969 से लेकर 1974 तक यह चला था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो जिंक का जो परमाणु एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो कितना होता है? 30 होता है। राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण यानी स्टेबलाइजेशन में हम लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो यह बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और एक जैन धर्म ग्रंथ याद रखना है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी हमें
भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार। और एक और नाम याद रखना है, अजात शत्रु। अजात शत्रु भी जो थे वह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो वज्जी संघ के ये मुखिया थे महावीर स्वामी के पिता, याद रखना है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ये पॉइंट याद रखेंगे, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, याद रखेंगे। और वैशाली जो था वज्जी संघ के अंतर्गत ही आता था। नेक्स्ट है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? तो समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान क्यों होता है दोस्तों? तो समुद्र जल भारी होता है, इस कारण जो होता है समुद्र की अपेक्षा नदी में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। खाली स्थान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो विजय स्तंभ यहाँ पर आ चुका है, तो विजय स्तंभ किन से रिलेटेड है? तो राणा कुंभा से रिलेटेड है। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया था और इसी उपलक्ष्य में उनके द्वारा विजय स्तंभ को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने खाली स्थान के रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है। तो याद रखना है 2021 से 30 की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने किसके रूप में किया है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक के रूप में किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।